ओके जी, हम लाइव हैं तो बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। आज का हमारा मौजू आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, क्या है? मैनेजिंग वर्क स्ट्रेस एंड एंजाइटी। और डॉक्टर अफशा हुमा भी आपको स्टेज पे नज़र आ रही हैं। उनको लोग वैसे भी पहले ही बहुत जानते हैं। मुझे भी लोग जानते हैं, मेरा ख्याल, मेरा अपने बारे में भी ख्याल यही है, ठीक है, कि मुझे भी लोग जानते हैं। लेकिन तारुफ कराने में कोई हर्ज नहीं है, ख़ास तौर पे जो उधर कहीं पता नहीं कौन से कैमरे पे इस वक्त आ रहा होगा, लेकिन लोग देख रहे होंगे। तो जनाब, मेरा नाम सफ़ीरुल्लाह ख़ान है। मैं थिएटर वाले के लिए काम करता हूँ और इसी जगह पे हफ्ता इतवार को एक थिएटर क्लास, एक्टिंग क्लास होती है, वो कंडक्ट करता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं एक्टिंग के हवाले से कोई बात नहीं करने लगा आप लोगों से। इस वक्त हम बात करेंगे इस मौजू पे वर्क स्ट्रेस और एंजाइटी के हवाले से, और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अफशा हुमा। नहीं, एक्सपर्ट तो आप हैं ना। इनके तारुफ के हवाले से भी मैं सोच रहा था, किसी ने कहा था कि अगर आप डॉक्टर अफशा हुमा को नहीं जानते तो आप इस्लामाबाद में नहीं रहते। या किसी और का एक और, या तो आप झूठ बोलते हैं। अगर आप डॉक्टर अफशा को नहीं जानते, या तो आप झूठ बोलते हैं या आप इस्लामाबाद में नहीं रहते। तो एक और जुमला भी था कि अगर आप डॉक्टर अफशा हुमा को नहीं जानते तो फिर आप एजुकेशन से आपका कोई लेना देना नहीं। तो आपको ये तो पता चल गया कि उनका एजुकेशन से लेना देना है, और वो इस्लामाबाद में बहुत मुतहर्रिक हैं, फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी बहुत मुतहर्रिक हैं। नहीं, वो ये आपकी मर्जी है। हमारे एक दोस्त हैं जो महफिल का आगाज होता है और मुझे जब भी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो ये फतवा देते हैं मुकादा कि अगर आप अफशा को नहीं जानते तो इन तीनों बातों में से कोई एक झूठ है। या आप इस्लामाबाद में नहीं रहते, या आपका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, या आप वैसे झूठ बोलते हैं। तो खैर, वैसे मेरा जोक, जब ये कल तय हुआ कि मैं काइंड ऑफ होस्ट कर रहा हूँ इस सेशन को, तो मेरे जहन में पहले जो 2-3 बातें आई इमीडिएट, वो ये थी कि इस तरह के जितने सेशंस होते हैं, बड़े ही संजीदा लोग भी उधर जाए तो संजीदा सी शक्लें बना के बैठे होते हैं, तो अगर आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और वो मज़ीद स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इस सेशन को उतना स्ट्रेसफुल और उस तरह का ना बनाएं। एक बात से बात है, लाइट गुफ्तगू है, उसी अंदाज में हम करें, और उसको बहुत ही कोई ऐसी चीज़ ना बना दें कि आम आदमी की बात नहीं हो रही है, कोई बहुत ही तालीम याफ्ता, हाईली एजुकेटेड एक्सपर्ट्स लोग जो हैं, ये उनका मसला है, नहीं, ये आम आदमी का मसला है। और मेरा इस पे नुक्ते नज़र भी ये है कि अगर हम कोई किसी इशू पे बात करते हैं और उसको इस तरह बात नहीं कर सकते कि आम आदमी की समझ में आए, तो फिर हम उस पर बात नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक, क्योंकि इस तरह के फोरम्स पे आप चाह रहे हैं कि चीज़ें कम्युनिकेट हों आम लोगों तक, तो उस तरफ जानी है। अच्छा, हम ने जो एक फॉर्मेट आपस में बैठ के सोचा है, तो उसमें थोड़ा सा ये था कि हम शुरू में पहले आपसे, आम लोगों से ज़रा ओपिनियन लेंगे कि जब ये लफ्ज़ स्ट्रेस और एंजाइटी आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है। तो अगर आप लोगों में से कोई इस पे बात करना चाहे, कुछ बताना चाहे, कोई इसका ठीक एक सही दुरुस्त जवाब नहीं है, और ना हम आपसे कोई इसकी साइंटिफिक या टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पूछ रहे हैं, हम जस्ट ये पूछ रहे हैं कि जब आप ये लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है। ये मैं किसी को टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रही, आपके पॉइंट्स नोट कर रही। प्लीज जी, अपना अगर नाम भी बता दें। मेरा नाम चौधरी नदीम रशीद है। मैं एमफिल एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट हूँ। मैम से भी मैंने पढ़ा है यूनिवर्सिटी में एक कोर्स। तो स्ट्रेस से मुतल्लिक जहन में तो ये आता है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जिससे एक दबाव जहन पे क्रिएट होता है, कोई ऐसी डिमांड, कोई ऐसा चैलेंज जिसको हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेस के 2 आगे असरात फर्दर हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अगर तो आप उसको पॉजिटिवली कोप अप कर लें तो फिर दैट्स अ गुड थिंग। स्ट्रेस कोई भी असाइनमेंट का, कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का होता है। लेकिन अगर स्ट्रेस, जो स्ट्रेसर है वो अगर ख़त्म भी हो जाए लेकिन फिर भी एक बंदा परेशान रहे, प्रॉब्लम में रहे, तो फिर हम कहते हैं कि ये एंग्जाइटी का शिकार हो गया, समथिंग लाइक दिस। ठीक, कोई और? मेरा नाम डॉक्टर साइमा नाज है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी है मेरी, नमल से। मेरे नज़दीक पहली बात तो ये है स्ट्रेस के हवाले से कि ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। हर बंदे का स्ट्रेस डिफरेंट चीज़ों पे हो सकता है, उसकी नेचर डिफरेंट हो सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, और उसका रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। माइट भी एक चीज़ किसी के लिए बिल्कुल स्ट्रेसफुल ना हो, लेकिन दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो। अच्छा, स्ट्रेस
अगर मैं अपनी, अब जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे स्ट्रेस हमेशा उस वक्त होता है जब मैं कुछ करना चाह रही हूं और इस किस्म की हिंड्रेंसेस आ रही हैं जिनका कोई जिसको आप कह सकते हैं कि जिनकी कोई तुक नहीं बनती वहाँ पे, जो होनी ही नहीं चाहिए। कि एक बिल्कुल सीधा रास्ता है जहाँ पे आप चल के जा सकते हैं और आपके रास्ते में, जैसे मेरे वर्क प्लेस पे हमेशा इस किस्म की हिंड्रेंसेस होती हैं जिनका वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो उस सूरत में मुझे स्ट्रेस होता है कि एक वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि उन चीज़ों को मैं हटा सकूं, और उन चीज़ों के ऊपर से जंप करके जाने के लिए मुझे बहुत लंबा रास्ता जो है वो इख्तियार करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम एंड एफर्ट और सारी चीज़ों का ज़िया होता है। तो मैं वहाँ पे स्ट्रेस फील करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एंजाइटी नहीं होती कि जिन्हें स्ट्रेस लंबे अरसे तक नहीं रहता। जब मेरा वर्क अचीवमेंट हो जाती है तो बस स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट स्ट्रेस इज़ इन फ्रंट। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम नईम इकबाल, आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एंड हैप्पीनेस कोच एक्चुअली। मेरे ख्याल में, या जो मैं समझता हूँ, बात डॉक्टर साहबा ने बिल्कुल सही बात की है। सब्जेक्टिव है, अपनी अपनी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन सम टाइम जब आप कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे होते हैं, चाहे वो डेडलाइन है, असाइनमेंट की डेडलाइन है, ऑफिस का काम है, घर के काम है, व्हाटएवर इट इज़, उस वक्त आपको स्ट्रेस होता है। मैंने लोगों को देखा है जिनको बोर्डिंग पास की लाइन में खड़े हुए, जब आपको कंफर्म है कि छोड़ के नहीं जाएंगे आपको यहाँ से, स्टिल दे आर स्ट्रेस्ड आउट के टाइम हो गया है और मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिला अभी तक। आपको पता है लाइन में खड़े, तो वो सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं। एंग्जाइटी इज मोर ऑफ यू आर थिंकिंग समथिंग जो अभी हुआ नहीं है और आप सोचते ये हो जाएगा, बस मैं लेट हो जाऊंगा, असाइनमेंट जमा नहीं करा पाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि कुल 90% से ज़्यादा तो ये वो चीज़ों पे हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं, एंग्जाइटी हो रही होती है जो शायद होनी ही नहीं है। हम सिर्फ एक फ्यूचर का सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं। तो दैट इज आई थिंक माय टेक इज काफ़ी है। चल, तो ये कुछ थोड़ी सी हमारे पास ओपिनियंस आ गई और हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि लोग इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं बाकायदा आपसे सवाल से आगाज़ करूं तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हम अगर इन टर्म्स को स्ट्रेस और एंजाइटी ये हैं क्या, थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लें। और मुझे आज तक इन दोनों में फ़र्क भी नहीं समझ में आया कि किस वक्त स्ट्रेस होता है और कब लफ्ज़ एंजाइटी या इंटरचेंजेबल हैं या क्या है। अच्छा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों बैकग्राउंड के साथ हूँ, तो मेरा एक तो मानना ये है कि किसी भी लफ्ज़ के अपने मानी हैं, तो ऑल्टरनेट तो यूज़ हो नहीं सकते। मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि जब हम कहते हैं कि ये ऑल्टरनेटिवली या इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, तो स्पेसिफिकली साइकोलॉजी में अगर मैं कहूँ तो नहीं, हर लफ्ज़ के बड़े बुनियादी मानी हैं और वो अपने मीनिंग में यूज़ किया जाएगा। हाँ, एक आम बंदा जब इस्तेमाल करेगा तो शायद वो उसको नहीं पता कि एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, तो वो यूज़ कर लेगा। अब हम आते हैं कि मीनिंगफुली अगर इनको देखा जाए तो ये क्या है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि आप सब ने बिल्कुल सही स्ट्रेस की रूट को पकड़ा कि स्ट्रेस है क्या। एक्चुअली स्ट्रेस इज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म, ठीक है, हमारे ब्रेन का और फिजियोलॉजिकल कंडीशन का, कि जैसे ही मुझे कोई काम सौंपा जाएगा या जैसे ही मैं कोई काम टेकअप करूँगी, राइट, कोई भी चीज़ लूँगी कि ये मुझे करनी है, तो स्ट्रेस इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ माई ब्रेन एंड बॉडी, जिसने एक्टिवेट करना है मेरे सिस्टम को कि यू हैव टू डू इट। ठीक है, मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, दैट्स अ नीड विद इन अस, और वो मोटिवेशन और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठा करके जब मेरे दिमाग को मैसेज जाता है तो मेरा दिमाग एक स्ट्रेस जनरेट करना शुरू करता है इन टर्म्स ऑफ जिसमें हम अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में सोचें तो हमारे नर्व्स स्ट्रेच होना शुरू होते हैं। अगर हम बायोकेमिकल कंडीशन में सोचें तो सर्टेन केमिकल्स हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। हम अक्सर स्ट्रेस के लफ्ज़ को नेगेटिव सुनते हैं, ठीक है, और साइकोलॉजी की बैकग्राउंड से अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें तो स्ट्रेस
अप टू एन ऑप्टिमम लेवल इज पॉजिटिव। अगर आप स्ट्रेस में जाएंगे तो काम करेंगे, आपके ब्रेन ने वो रिएक्शन देना है तो आपने काम शुरू करना है, वरना हम वो नॉटी बच्चा है जिसको माँ कह रही है कि उठ के काम कर लो, और हम कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा स्ट्रेस ले ही नहीं रहा। जबकि हम जिसको रिस्पॉन्सिबल लोग कहते हैं, एडल्ट हो या बच्चा हो, लेकिन इफ़ दे आर रिस्पॉन्सिबल तो द स्ट्रेस मैकेनिज्म वर्क्स। फौरी तौर पे आपकी बॉडी को एक्टिविटी मिलना शुरू होती है और आप स्ट्रेस में जाना शुरू होते हैं कि ये काम करना है और इसको मुकम्मल करना है। सो दैट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस। जैसे जैसे हम उस काम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो क्या हो रहा है, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, क्योंकि हम काम को आगे लेके चलते जा रहे हैं। इन्होंने बहुत प्यारी बात की, जहां आपने भी हिंड्रेंस का लफ्ज़ यूज़ किया, जहां काम में रुकावट आनी शुरू होगी स्ट्रेस रिलीज नहीं होना शुरू होगा, स्ट्रेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। द ब्रेन एंड बॉडी वॉन्ट्स टू वर्क, लेकिन कोई हिंड्रेंस आ रही है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि वो नहीं कर पा रहे, तो इसको हम कहते हैं अब स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है। एक सर्टेन लेवल के बाद स्ट्रेस परफॉर्मेंस को लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि इतना स्ट्रेस क्रिएट हो गया है कि नर्व्स, बॉडी फिजियोलॉजिकल टर्म्स में अब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो फिर आप काम करने के खुदा ना खास्ता काबिल नहीं रहते उन मोमेंट्स में, और फिर हम कहते हैं कि अब हमें कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी चाहिए ताकि हम वापस उस पॉजिटिव फेज में जा सकें और स्ट्रेस का लेवल वापस वहाँ आ सके जहाँ हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो बेसिकली हम साइकोलॉजी में स्ट्रेस के दोनों एंगल्स को स्टडी कर रहे होते हैं कि कहाँ तक स्ट्रेस पॉजिटिव परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएगा और किस सिचुएशन के बाद, किस हिंड्रेंस में या किस सिचुएशन में ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बंदे के नर्व्स पे इतना बोझ आना शुरू हो जाएगा कि फिर वो काम पीछे रह जाएगा और वो जो एक पेनफुल बट नॉट पेनफुल फीलिंग है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसको हम स्ट्रेस सादा लफ्जों में अगर समझाना चाहें तो हम ऐसे समझाते हैं। अब पता नहीं ये सादा थे या मुश्किल थे। एंजाइटी जो दूसरा लफ्ज है, अच्छा, एंजाइटी है फियर ऑफ अननोन। ठीक है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा इज अ फियर। ठीक है, मैं अच्छा, काम, हाँ मैं एग्जांपल, हाँ बोलिए। मैं एग्जांपल पे नहीं जा हाँ रहा। हाँ जी, जी। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो फियर ऑफ अननोन है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, आपने जो एग्जांपल दी है, हाँ। इसमें एक तो ये वजह हो सकती है कि मेरे पास कोई जेन्युइन रीजन है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो काम मुझे आता नहीं है या उसके लिए जो टूल चाहिए वो नहीं है मेरे पास। ठीक है। एक ये है कि एक बेजा सा फियर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फियर ऑफ अननोन इसलिए कहा जाता है इसको कि यू डोंट हैव अ रीजन। अच्छा, ठीक है, वो तो नोन रीजन है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। जब हम फियर ऑफ अननोन कहते हैं तो अननोन का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्यों नहीं कर पाएंगे तो आप कहते हैं बस मुझे लग रहा है मुझसे नहीं होगा। ये जो है ना, मुझे लग रहा है मुझसे नहीं होगा, ये एंजाइटी की बिगिनिंग है। ठीक, ठीक है, जहां पर आप ये स्ट्रेसफुल कंडीशन है और स्ट्रेसफुल कंडीशन आपको इस नहज पे ले आई है, एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो गई है कि अब ये मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ से हम कहते हैं एंजाइटी शुरू हो जाती है। उससे पहले तक स्ट्रेस था कि यार काम करना है। अब काम करना है में कुछ चीज़ें आपने कही, टाइम एक स्ट्रेसर है, ठीक है, डिफ़िकल्टी ऑफ टास्क एक स्ट्रेसर है, क्वांटिटी ऑफ टास्क एक स्ट्रेसर है। बहुत सारा काम है, बेशक बहुत सारा वक्त भी है, ऐसा नहीं है कि ये टाइम वाला एलिमेंट नहीं है, ये काम की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि वो स्ट्रेस दे रही है। नॉट कंसिडरिंग टाइम इन दिस सिनेरियो। हिंड्रेंस, जैसे इन्होंने कहा, अनएक्सपेक्टेड टास्क स्ट्रेसर है। अचानक से आपकी मेज़ पे एक ऑर्डर आ जाता है, ये करना है, ठीक है, तो वो बेशक, अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ टाइम मैटर नहीं कर रहा, लेकिन ये काम तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैंने भी करना है। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की ना हमने, तो हर दूसरे दिन एक नई चिट्ठी आती थी, ऑनलाइन जाओ और ये भी कर दो, ऑनलाइन जाओ और ये भी कर दो।
तो वो स्ट्रेस दे रहा था कि यार ये तो मेरा काम नहीं है और ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और फिर आखिर में हम ये जो स्ट्रेसेस हैं, सिर्फ उसकी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि हम समझ सकें कि ये सिर्फ स्ट्रेसेस हैं, इसमें एंजाइटी नहीं डेवलप होती। ये स्ट्रेसफुल कंडीशन दे रहा है मेरी बॉडी को और ब्रेन को, दैट्स इट। जिस थ्रेशोल्ड पे जाके, और हम साइकोलॉजी में थ्रेशोल्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिस थ्रेशोल्ड पे जाके बंदे को ये लगना शुरू हो जाए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं खराब कर दूंगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं खराब कर दूंगा, तो इससे आगे हम कहते हैं अब एंग्जाइटी वाला थ्रेशोल्ड शुरू हो गया। उससे पीछे तक स्ट्रेस है और उसकी मैनेजमेंट ज्यादा आसान है। और ये थ्रेशोल्ड पर्सन टू पर्सन वेरी करता होगा, बिल्कुल बहुत लोग, हाँ, कोई बहुत जल्दी घबरा देगा, जिसको हम कहते हैं ये बंदा हाथ पांव छोड़ देता है, ठीक है। वो हाथ पांव छोड़ देने का मतलब ये है कि ये थोड़े से स्ट्रेस की कंडीशन में जाता है और कहता है मुझसे नहीं होगा। स्ट्रेस के सिम्टम्स में स्वेटिंग एक सिम्टम है, ठीक है। तो हम हमेशा कहते हैं कि यार ये बंदा जैसे काम करना शुरू करता है साथ इसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। दैट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन ऑफ बॉडी। स्ट्रेस हो रहा है, और आप ये देखें, बाज़ दफ़ा आपने कुछ आर्टिस्ट्स को और पेंटर्स को भी देखा होगा, जब वो अपनी पेंटिंग में खोते जाते हैं और बहुत करीब होते हैं कंप्लीशन के, तो बाकायदा पसीने से शराबुर हुए हुए होते हैं, और वो बिल्कुल एक स्ट्रेस रिएक्शन है उनकी बॉडी का, वेरी नेचुरल। उसमें ये नहीं है कि उनको कोई घबराहट बड़ी शदीद हो रही है या उनसे हो नहीं रहा, नहीं, दैट्स अ पॉजिटिव रिएक्शन ऑफ बॉडी। बॉडी अपने आप को कूल करने के लिए साथ साथ उनको ये मैकेनिज्म दे रही है और साथ साथ कह रही है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और होता जा रहा है। अच्छा, हमने जितनी वैसे बातें की हैं उसमें वर्क का रेफरेंस पहले ही आ गया है, आ गया, हाँ, लेकिन ये बताइए। क्या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कोई आम स्ट्रेस से हटके चीज है? अच्छा, स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों, जितनी बातें मैंने की ये सारी मैंने जब बोला तो मैंने वर्क ही से बोला, राइट। और आपको मैंने कहा था कि स्टूडेंटशिप इज़ अ वर्क। मैंने जो अपने लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करनी शुरू की थी वो अपनी पीएचडी की स्टडी के दौरान की थी, क्योंकि मुझे उस वक्त लग रहा था कि इससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन मेरे लिए कभी नहीं हुई, राइट। तो मैंने अपनी जितनी भी स्ट्रेटजीज, जो अभी मैं कुछ शेयर भी करूँगी, वो जो डेवलप करना शुरू की थी वो ड्यूरिंग दैट। तो जब हम वर्क स्ट्रेस कहते हैं ना, तो राइट, हम बहुत फोकस करते हैं अपने जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड वर्क को, बट एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू टेक, एक इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मैंने जब ये थीम चूज़ किया था तो उस वक्त बैक ऑफ माई माइंड ये चल रहा था कि एक लफ्ज़ आजकल हम सब सुन रहे हैं, 2 हफ्ते पहले मैं उस टॉक पे भी थी, हसल कल्चर। any idea about hustle culture? हसल कल्चर का लफ्ज़, हाँ जी, doing things as fast as possible. ठीक है। anything else that you know about hustle culture? Anybody? Everyone is trying to do something significant and is trying to do a lot of things, ठीक है। और ये जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन हमारी, इसमें हसल कल्चर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब उस हसल कल्चर में हो क्या रहा है, आज सुबह हम बात कर रहे थे एक सीनियर पर्सन एट यूनिवर्सिटी के 2 यंगस्टर्स ने कोई अचीवमेंट की फॉर इंस्टेंस, और उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कहा तुमने मुझसे बात ही नहीं की। अब ये हसल कल्चर में 2-3 जनरेशन्स क्या हो रही होती हैं, एक जनरेशन है हसल कल्चर में बड़ी हो रही, उसके लिए ये नॉर्मल है कि एक ही वक्त में बहुत कुछ होना चाहिए और अचीवमेंट भी होनी चाहिए और बड़ी अर्ली एज में अचीवमेंट होनी चाहिए और हमें बड़ी अर्ली एज में बहुत आगे तक चले जाना चाहिए, फाइन। उसके बाद एक दरमियान वाली जनरेशन है और फिर एक उससे सीनियर जनरेशन है, तीनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रही हैं। अब जब ये तीनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रही हैं तो आप सोचें ये जनरेशन जो कुछ करना चाह रही है, ये जनरेशन हिंड्रेंस बनेगी और वर्क स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो काम करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 1 मिनट रुको, इतनी तेजी से तुम किधर जा रहे हो, हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की हिंड्रेंसेस आएंगी। आपसे भी इस टॉक से पहले जब बात हो रही थी तो
ये वो हसल कल्चर है जिसमें एक जनरेशन बहुत एनर्जी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रही है, काम करना चाह रही है, और फिर हिंड्रेंसेस आ रही हैं और वर्क स्ट्रेस बढ़ रहा है। वर्क स्ट्रेस एक्चुअली है ये कि जो काम करना चाहता है नहीं कर पा रहा होता, तो इसलिए हमने वर्क स्ट्रेस को उठाया था। तो नॉट नेसेसरीली अ जॉब बट एनी सॉर्ट ऑफ वर्क। हाँ श्योर, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। क्योंकि वैसे आपकी अभी जो तक तो ऑनलाइन लिसनर्स हैं देख रहे हैं उनको उनको आवाज जाएगा। नहीं हाँ, जाएगी, उनको हमें तो नहीं आ जाएगा, हमें आ जाएगी। जाएगी। हाँ ठीक। अच्छा, अभी तक जो आपने हाँ। डिस्कशन की उसमें जो मुझे समझ आया, मैं हाँ। उसको समराइज एक क्वेश्चन जरूर, करना हाँ, चाहूंगा जरूर, जरूर। कि स्ट्रेस इज समथिंग इन हैंड। मेरे पास बहुत काम आ गया तो मैं पसीने छूट गए मेरे, या समथिंग लाइक दैट। एंजाइटी इज अ फियर ऑफ अननोन फॉर समथिंग इन फ्यूचर। जैसे आपने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो या मैं खराब कर दूंगा। हाँ, इट मीन्स कि एंजाइटी इज मोर ऑफ अ फियर ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर। हाँ, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। Okay, जी। एंजाइटी यही है कि मुझे डर लग रहा है कि कुछ खराब हो जाएगा, या अगले ही लम्हे हो जाएगा, या मैं कुछ खराब कर दूंगा, या जब मैं ये काम लेके बॉस के पास जाऊंगा तो उसको पसंद नहीं आएगा, या मैं पब्लिक में जाऊंगी आज की टॉक के लिए और मेरी बड़ी रज की बेइज्जती होगी, ठीक है, और यहाँ आने से पहले मेरी टांगे कांप रही हों, वो पॉलिटिकल वाली नहीं, सही वाली, ठीक है। तो ये एंजाइटी है। स्ट्रेस ये है कि परसों जब इन्होंने मुझे टाइम कंफर्म कर दिया तो परसों से मेरे दिमाग ने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया और मुझे बताना शुरू कर दिया कि इसके लिए ये तैयारी कर लो, इसके लिए यूं कर लो, इसके लिए सफ़ीर से बात कर लो, सफ़ीर तुम मॉडरेट कर लो। ये बड़ा पॉजिटिव स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस है क्योंकि मैं उसको सोच रही हूँ, मैं उसको अपने साथ साथ लेके चल रही हूँ, मेरी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, फेयर इनफ। हाँ, अगर मुझे ये पता चलता कि जी 6:30 बजे टॉक है और 6 बजे मुझसे एमफिल का रिजल्ट मांग लिया गया, ठीक है, अब ये दो स्ट्रेसर्स इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो हो सकता है कि अब ये स्ट्रेस बियॉन्ड पॉजिटिव लिमिट चला जाता और फिर जो परेशानी का आलम होता उसमें एंग्जाइटी का एलिमेंट आना शुरू हो जाता। उसमें कहीं ना कहीं एंग्जाइटी आनी शुरू हो जाती कि या तो मैं रिजल्ट सबमिट नहीं कर पाऊंगी या आज मेरी टॉक गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। जब ये नेगेटिव सोच आनी शुरू होती है, यहाँ से एंग्जाइटी बिल्ड होना शुरू हो रही है। अगर मैं उसको टाइमली कंट्रोल कर लेती हूँ और मैनेज कर लेती हूँ तो इट डिसॉल्व्स, और अगर नहीं कर पाती हूँ तो इट रिटेन्स, और फिर वो आपके काम को ख़राब करना शुरू कर देगी। अच्छा, इसके मनफी असरात पे बात करने की ज़रूरत है या हम इसके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस गुफ्तगू में बहुत हद तक ये चीज़ें आ भी गई हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कुछ बातें करना चाहती हैं कि अच्छा स्ट्रेस से क्या मसाइल क्या होते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों से। ठीक है, स्ट्रेस से होता ये है, वर्क स्ट्रेस को कैरी करते हैं अपने कंधों पे और सोचते हैं कि मैं जो ट्रायंगल हमेशा बिल्ड करती हूँ वो मैं करती हूँ कि ये है वर्क, ये है फैमिली होम एनवायरनमेंट, और ये है सोशल सर्कल, ठीक है। इस वॉल से स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। इस स्ट्रेस को मैं दिन के कोई 6-8 घंटे लेके चल रही हूँ। अब जब मैंने अपने वर्क के आवर्स में से निकलना है तो या मैंने घर जाना है या मैंने अपने सोशल सर्कल में जाना है। अगर तो मैं इस वॉल से रिलीज़ होने वाले स्ट्रेस को अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के साथ लेके आ रही हूँ तो मैं शाम को आपको मिलूँगी और मैं कहूँगी कि यार आज बड़ा मज़े का दिन था, राइट, और मैं ये पॉजिटिविटी आपको भी ट्रांसफ़र करूँगी। और अगर ये वर्क स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है आज के दिन, मैं ये नहीं कह रही रेगुलर पे तो फिर हम ज़्यादा आगे अलग बात कर सकते हैं, आज के दिन की सोचते हैं, आज वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक चला गया है और मैं ये कैरी करके ले जाती हूँ या घर पे या सोशल सर्कल में। तो क्या होना शुरू होता है कि मैं ये स्ट्रेस और एंजाइटी की फीलिंग्स कैरी करके लेके जा रही हूँ तो मैं नेगेटिव मोड में हूँ खुद। तो मैं घर जाके किसी से भिड़ूंगी,
किसी से लड़ूंगी, उसको नहीं पता कि ये कहाँ से स्ट्रेस लेके आई है, उसको नहीं पता कि बैक ऑफ द माइंड एंग्जाइटी चल रही है, इसको लग रहा है मैं कल तक रिजल्ट सबमिट नहीं कर सकती, इसको लग रहा है मैं अपनी असाइनमेंट पूरी नहीं कर सकती, तो उसको नहीं पता। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट एक तो ये आता है कि हमारी फैमिली लाइफ या हमारी सोशल लाइफ हार्म होना शुरू हो जाती है, और हम दो में से एक काम करते हैं, या तो हम हार्म होने देते हैं, हम लड़ते हैं। एक बच्चा था अभी समर क्लास में, उसको जब मैं कहती थी व्हाट डू वी डू व्हेन वी डू नॉट एग्री, वो कहता वी फाइट। तो मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा, वी डोंट ऑलवेज फाइट, हम कुछ और भी कर सकते हैं। कहता ओके वी बुली। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि यार ये बड़ा नेचुरल रिएक्शन शो करता है अपना। तो होगा क्या कि एक ये या तो ये होगा कि मैं घर जाऊंगी या दोस्तों में जाऊंगी या शाम को जिससे मिलूंगी, मैं अपना स्ट्रेस रिलीज करूंगी हैविंग अ फाइट और अ बैड वर्ड और अ बदमजगी जिसको हम कहते हैं। बीवी को मारूंगा, बच्चों को मारूंगा। तुम ही मारो। अच्छा। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरे को हम कहते हैं इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर ये है कि वो लोग जो अपना स्ट्रेस किसी पे रिलीज नहीं करना चाहते हैं, वो इमोशनल लेबर में चले जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि यार मैंने घर वालों को भी परेशान नहीं करना, मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, साइलेंस। और जो इमोशनल लेबर में जाते हैं उसके फिर दो आउटकम्स हैं। उसके आउटकम्स हैं या तो नर्वस टेंशन या हाइपर टेंशन। जो लोग स्ट्रेस को कैरी करके कहीं रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो या हाइपर टेंशन, हमें पता है कि लोग बीपी के मरीज हो जाते हैं ना, तो वो हाइपर टेंशन में चले जाते हैं, या वो नर्वस टेंशन में चले जाते हैं। इतनी नर्वस टेंशन लेते हैं कि खुदा ना खास्ता एंड लिमिट विल बी नर्वस ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। ठीक। सो आप एक तो अपने आप पर बहुत असरात हैं, और ये मुमकिन है कि वो आपकी फैमिली पर आप आगे ट्रांसफर भी करें, को आप ट्रांसफर भी कर देती हैं। इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलें। सॉल्यूशंस की तरफ सॉल्यूशंस बड़े मजे। अच्छा, इसमें मैं सोच रहा था दो तीन, एक ये कि स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, वहाँ सोर्स को भी एड्रेस करना है, या जस्ट स्ट्रेस तो आ रहा है लेकिन मैंने उसको हैंडल करना है। मेरा ख्याल पहले इंडिविजुअल उस पे हम कर लेते हैं कि हैंडल कैसे करना है, ठीक है, और बाकी फिर हम नेक्स्ट लेवल पे वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेस पैदा कहाँ से हो रहा है और क्या हो रहा है उस पे भी। ठीक है जी। अच्छा, पेन की तरह हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेज किया जाएगा। पेन मैनेज होती है, ठीक है। पेन ने तब तक रिजॉल्व नहीं होना होता जब तक उसका कॉज ख़त्म नहीं होता। इसी तरह स्ट्रेस ने भी तब तक ख़त्म नहीं होना होता जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो जाता। तो आपने स्ट्रेस को मैनेज करना होता है। मैं जब इंटेल में थी, दैट वाज बैक इन ईयर 2000, तो इंटेल के सीईओ से हमारी कभी कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी, और कभी अगर वो आए में हो तो हमारी उनसे, सीईओ इन पाकिस्तान, वो वाले सीईओ नहीं, अच्छा, लेकिन उनसे बातचीत होती थी। तो उनसे मैंने एक लर्निंग ली थी जो कि मुझे लगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बड़ी अच्छी लर्निंग है। उन्होंने कहा कि आप अपने एनवायरनमेंट में कंट्रोलेबल्स और अनकंट्रोलेबल्स को सेपरेट कर लें, ठीक है, और देखें कि स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। डेफिनेटली स्ट्रेस के जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो दोनों से आ रहे होते हैं। कुछ अनकंट्रोलेबल रूट से आ रहे होते हैं और कुछ कंट्रोलेबल रूट से आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अनकंट्रोलेबल रूट ये है कि मुझे ऑर्डर्स आ गए हैं, ये काम करना है, ये इसकी डेडलाइन है और ये डेडलाइन मीट करनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अनकंट्रोलेबल है, इसको मैं तो चेंज नहीं कर सकती, इट्स एन ऑर्डर, और इस पे कमिटमेंट हुई भी है, उन्होंने कहा कि जी ये करना है। तो इस पे जोर लगाने की बजाय, या दूसरे लफ्ज़ों में मेरी वालदा कहा करती थी कि अपने हाई अप्स पे जोर लगाने के बजाय आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आपका दायरा कार क्या है। तो आपके दायरा कार में जो चीज़ें आ रही हैं वो ये हैं कि ओके, मैंने आज के दिन के लिए अपनी कोई एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हुई थी,
मैं अपनी आज के दिन की एक्टिविटीज़ में से जो मैंने खुद डिज़ाइन की हुई थी, किसी के ऑर्डर में नहीं थी, वो मेरे कंट्रोलेबल्स हैं। मैं इनमें से आज क्या क्या कट डाउन कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इन कंट्रोलेबल्स पे काम कर लेता हूँ। क्योंकि असल में जो स्ट्रेस हो रहा है वो हो ये रहा है कि मैंने आज का दिन प्लान किया हुआ था, यहाँ से ऑर्डर आ गया। ये एक सिचुएशन मैं सिर्फ ले रही हूँ। तो मैं कंट्रोलेबल्स पे काम शुरू कर लेती हूँ कि अच्छा मैंने कहा था अपनी कज़न को कि आज बाल कटवाने जाएंगे, ये तो मैंने कहा था ना, ये किसी का ऑर्डर नहीं था। या मैंने सोचा था कि आज मैं जिम में या वॉक में 2 घंटे गुजार, ये मैंने कहा था, इस पे किसी का ऑर्डर नहीं था। तो मैं जो जिम के या वॉक के 2 घंटे हैं, क्या मैं इनको आगे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? इस पे किसी और का हुक्म नहीं चाहिए, इस पे किसी और की अप्रूवल नहीं चाहिए, तो ये कंट्रोलेबल है, ठीक है। मैं अपनी कज़न को कह सकती हूँ कि यार आज की हेयर कट की अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं, कल कर लेते हैं, ये कंट्रोलेबल है। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल है वो मैनेज नहीं हो सकता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको मैनेज करना शुरू कर दें, यानी उस पर काम करना शुरू कर दें। तो एक तो ये चीज़ है कि आप इसको डिवाइड ज़रूर करें 2 हिस्सों में, कि जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, अगर उन स्ट्रेसेस में से कोई भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे अपने किए हुए हैं या मेरे अपने कंट्रोल में हैं, मैं इनको मैनेज करना शुरू कर लूँ, तो आप देखेंगे कि आपका फौरी तौर पे जहन थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब मेरे पास ये वाले 2 घंटे बच गए, अब मैं इस पर काम कर सकता हूँ। तो वो 2 घंटे भी हो सकते हैं, वो 2 दिन भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने सिर्फ एक सिनेरियो बिल्ड किया कि आप कंट्रोलेबल्स पे काम करना शुरू कर दें। सो दैट्स फर्स्ट थिंग हाउ वी डू दैट। जी, इसके अलावा भी हो अच्छा, सकते हैं? इसके अलावा ये है कि जो असल वर्क स्ट्रेस है दैट इज़ टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिसोर्सेज भी होते हैं वैसे, कई दफ़ा मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, लेकिन मेनली इट्स टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट। हमारे पास जो मैकेनिज्म, सेकंड मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल के बाद, वो है प्रायोरिटी सेटिंग, ठीक है। प्रायोरिटी सेटिंग में ये है कि वर्क रिलेटेड ही आपके पास ऑलरेडी कुछ टास्क होंगे, एक टास्क आपको बड़ा दे दिया गया होगा या अर्जेंट दे दिया गया होगा, और एक टास्क शायद आपको कोई ऐसा मिल गया होगा जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, आपको लगता है मेरी कैपेसिटी नहीं है या मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस तरह के 3, 4, 5 चीज़ें होंगी। तो बॉस ने एक का टास्क इसलिए दिया तो कि आप फारिग बैठे हुए हैं, तो उसने कहा ये भी करो, फिर बाद में एक काम आ गया तो वो जो फारिग बैठे होने के लिए दिया था उसे वो भी मौजूद है। अब प्रायोरिटी सेटिंग में अगेन 2 हिस्से करते हैं। प्रायोरिटी सेटिंग में पहले तो खुद से प्रायोरिटाइज करके देख लें कि मैं टॉप ऑफ द लिस्ट क्या रखूं, उसके बाद क्या रखूं, उसके बाद क्या रखूं। इसके बीच में मैं एक स्ट्रैटेजी ज़रूर बताना चाहूँगी। जब हम प्रायोरिटी सेटिंग कहते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि बाकी कामों को कल पे छोड़ दो, वो हम गलती करते हैं कि अच्छा अब क्योंकि ये बड़ा और मेन काम आ गया तो सारा फोकस इस पे कर लो। दैट इंक्रीजेस स्ट्रेस अगेन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो इतने सारे काम मैंने कल पे छोड़ दिए हैं। तो आपने करना ये होता है कि अच्छा आज ही के दिन में अगर मैंने इसके 3 घंटे रखे थे, इसके 4 घंटे रखे थे और इसका 1 घंटा रखा था और ये अर्जेंट काम आ गया है, तो डेफिनेटली ये 4 घंटे तो इसको चले गए, ठीक है। अब 3 घंटे वाले को 2 घंटे पे ले आते हैं, उससे अगले को 1.5 घंटे पे ले आते हैं और बाकी जो आधा घंटा बचेगा वो उसके लिए रखते हैं, अभी भी रखते हैं। वरना बाय द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा। वो ये होगा यार बॉस का एक काम तो कर दिया, अब मेरे तो 3 रह गए, ठीक है। तो टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट में हम ये कहते हैं कि प्रायोरिटाइज करें, स्लॉट्स बना लें। अच्छा मैं जो बात जो मेरी इस तरह की सिचुएशन, जब तक मैं जॉब करता था, अब मैं नहीं करता, तो एक स्ट्रेटजी मेरी ये होती थी कि मैं लिस्ट बना ली कि अच्छा क्या क्या काम है, फिर उनमें से जो जल्दी हो सकते हैं ना उनको पहले कर दें। तो अगर 13 की लिस्ट है और उसमें से 6 काम है जो 10-10, 5-5 मिनट किसी ईमेल का जवाब देना है, किसी को फलां रिपोर्ट देनी है, वो आधे घंटे में निकलें तो आपकी लिस्ट आधी रह जाती है, तो उससे भी स्ट्रेस भी आधा हो जाता है कि अच्छा अब ये 6 रह गए। हाँ, उसको पेपर में इस तरह करता हूं। अच्छा उसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और उनको मैं जो स्ट्रेटजी ज़्यादा यूज़ करती रही हूँ, मैं उनको एज फिलर्स यूज़ करती हूँ। फिलर्स इसलिए कहती हूँ मैं उनको कि मैंने अपना बड़ा काम शुरू कर दिया,
घंटा एक बड़ा काम करते हुए मैं थक जाती हूँ, तो उस वक्त मैं बीच में जब ब्रेक लूंगी तो एक्चुअली मैं ब्रेक नहीं ले रही होंगी, मैं कोई छोटा काम फिल कर लूंगी, ठीक है। इस काम से ब्रेक मिल जाएगी और वो जो 2-3 ईमेल्स के जवाब देने थे वो चले गए, और फिर मैंने वापस आके अपने बड़े वाले काम पे काम शुरू कर दिया। जब मैं एजुकेशन की बात कर रही थी, या जब मैं अपने उसकी बात कर रही थी, सॉरी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक स्ट्रैटेजी जो रह गई वो था लर्न टू से नो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। अभी तक हम जो बातें कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि काम आता जा रहा है और हम लेते जा रहे हैं, और हम अपने ऊपर बार उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं। When we say learn to say no, तो लोग कहते हैं अब क्या मैं जाके बॉस को मैं नहीं करता। नहीं, ये नहीं कहना होता कि मैं नहीं करता। आपने कॉन्वर्सेशन बिल्ड करनी होती है कि अच्छा जी ये वाला काम आ गया है, आपको आपके बॉस की तरफ से आता है या कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है आप तक। आपने बैकवर्ड कॉन्वर्सेशन बिल्ड करनी होती है कि अच्छा इस काम के लिए हमारे पास कितना वक्त है, इतना वक्त है, ओके। इस काम के लिए कोई हेल्प मिल सकती है? दैट्स ऑलवेज माई फर्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए हमें कोई हेल्पर मिल सकता है? वो कहते हैं नहीं, ठीक हो गया। फिर मेरा दूसरा सवाल आता है, अच्छा टाइम इंक्रीज हो सकता है? वो कहते हैं नहीं। नो वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, वो मेरे सवालों पे नो कह रहे हैं, ठीक है। जब वो 3-4 चीज़ों पे नो कह देते हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि फिर आपको लग रहा है कि ये काम हो जाएगा। तो अब वो पिछले 3 सवालों पे नो कह बैठे होते हैं, तो फिर वो कहते हैं नो, हाँ ऐसे तो नहीं हो सकता। तो लर्न टू से नो का मतलब ये होता है कि बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन so that people may realize that this is not possible। जाके ये नहीं कि मैंने उनसे लड़ पड़ना है कि आपने मुझे काम क्यों दिया, मैं नहीं करता। आपने उनसे कहना है कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे ये वाली सहूलत दे दी जाए। वो कहते हैं नहीं मिल सकती। अच्छा तो फिर ये दे दी जाए, अच्छा तो फिर ये दे दी जाए। जब 3 सहूलतों से 4 सहूलतों से वो इनकारी हो जाते हैं तो मैं कहती हूँ कि सर फिर करना किस तरह है? तो फिर वो कहते हैं हाँ ठहरो करते हैं कुछ इसका। तो that's a way of saying no। So you don't always keep adding to your files कि हाँ हाँ मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। अब दोबारा याद कराएं, आपका सवाल क्या था? नहीं मेरा सवाल तो नहीं था, मैंने तो खैर अपना एक आपने अपनी एक स्ट्रेटजी मैं ऐसे करता हूँ। और अच्छा हुआ मैं बेसिकली अगला सवाल ये जो मेरे जहन में था, आपने काइंड ऑफ उसका जवाब पहले ही दे दिया है कि जो जैसे बॉस है उसकी तरफ से काम आ रहा है, हाँ तो अब उसको आप कैसे हैंडल करना है, लेकिन उसका जवाब पहले ही आ गया है। अच्छा एक ये कि क्या, एक तो ये कि आपने काम को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। स्ट्रेस रिलीज के हवाले से बहुत से लोग वर्कशॉप्स और सेशंस और इस तरह की चीज़ें भी करते हैं, वो किस हद तक हेल्पफुल होती हैं? शुड वी गो फॉर दैट और यूजलेस हैं या कैसे? एक बात है कि जब हमने कहा कि जी अगर स्ट्रेस एक सर्टेन लेवल तक बढ़ता चला जाएगा तो वो आपको एंजाइटी भी क्रिएट करेगा, और जब आप एंक्शियस हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस लो होनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली जहाँ हम कहते हैं कि स्ट्रेस इस ऑप्टिमल लेवल के बाद परफॉर्मेंस लो करनी शुरू कर देता है, तो होता ये है कि बीच में एंजाइटी के एलिमेंट्स आने शुरू हो गए, इसलिए परफॉर्मेंस लो होनी शुरू हो गई। अब लग रहा है कि मुझसे गड़बड़ होने वाली है, और लग रहा है कि मुझसे कंप्लीट नहीं होना, और लग रहा है कि मैं ख़राब कर दूँगा, तो फिर एंजाइटी बढ़ रही है और परफॉर्मेंस लो हो गया। अच्छा, अब 2 हिस्से करती हूँ मैं इस बात के। अगर आप ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में ऐसा कोई सेशन अटेंड कर चुके हैं या आप कोई किताब पढ़ चुके हैं और आपको फौरी तौर पे समझ में आता है कि यार एक दफ़ा दोबारा वो किताब उठा के देख ली जाए, या बैक ऑफ द माइंड वो फाइल्स खोल के दोबारा सोची जाए कि क्या सुना था, क्या समझा था, तो नथिंग लाइक दैट। अगर आप एंग्जाइटी की उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि ब्रेन सिवाय एंग्जाइटी के मैसेज के और कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर ज़रूरी है कि आप जाएं और हेल्प ले लें। ठीक, अब जाएं और हेल्प ले लें इज़ अ वेरी वेग टर्म। किसके पास जाएं, कहाँ से हेल्प ले लें? आपका पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होता है जब आप ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाते हैं और एंग्जाइटी बिल्ड हुआ जा रही है? मैं जितना भी अपने आप को समझा रही हूँ, एंग्जाइटी बिल्ड हुआ जा रही है, आप सबसे पहले किसको कांटेक्ट करते हैं? एनीवन इन योर लाइफ? कौन लोग हैं वो? बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड हो सकते हैं, ओके फाइन। एनी योर मॉम?
गुड। जिस किसी से Family? आप क्लोज हैं और खुल के ठीक है। बात कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी के लिए कोई फैमिली, बहन, भाई, ठीक है। पार्टनर, ठीक है। किसी ठीक के है। लिए दोस्त होगा ठीक है, या होगी। ओके। जब आप हमेशा हम सब यही करेंगे, मेरा ख्याल है हम में से कोई भी होगा तो सबसे पहले वो अपने करीब तरीन शख्स को बताएगा कि यार ये हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ होने वाली है और मुझसे नहीं होगा। तो अब वो शख्स क्योंकि आपकी सिचुएशन में नहीं है, विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग, उसके ब्रेन पे इस वक्त कोई स्ट्रेस नहीं है और वो एंग्जाइटी में भी नहीं है। Okay? So we always say कि first of all talk to somebody जो उस वक्त बिल्कुल पॉलिटिकल वाला नहीं, सही वाला न्यूट्रल है, ठीक है। एक तो हमारे नैरेटिव ही खराब हो गए। अच्छा, जो कि उस वक्त एक न्यूट्रल कंडीशन में है, आपकी बात सुनेगा और वो बात सुनने के बाद आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन बिल्ड करेंगे कंफर्टेबली, ठीक है, और वो आपसे बात करेगा। तो होता क्या है, कॉन्वर्सेशन के बारे में एक बड़ी मज़े की थ्योरी है। वो कहते हैं कि when you put your feelings into words, you manipulate your feelings. उस वक्त तक feelings are manipulating you. तो एंग्जाइटी आपको मैनिपुलेट कर रही थी। As soon as you give it words, you choose words. और बातें करते करते यू सिलेक्ट वर्ड्स, और क्योंकि अगला शख्स पॉजिटिव बैठा हुआ है तो वो बड़े पॉजिटिव लफ्ज आपको दे रहा होगा और आहिस्ता 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 आपका नैरेटिव में वो लफ्ज आने शुरू होंगे और वो कहेगा अगर इस तरह कर लो, अगर ऐसे कर लो तो कोई मसला हल होता है, अगर यूं कर लो तो कोई मसला हल होता है। इसको हमारे यहाँ इसको कहते हैं क्रिटिकल फ्रेंड। क्रिटिकल फ्रेंड माँ भी हो सकती है, क्रिटिकल फ्रेंड कोई सिबलिंग भी हो सकता है, और क्रिटिकल फ्रेंड एक्चुअली कोई फ्रेंड भी हो सकता है। मुझे नहीं पता मियाँ बीवी हो सकते हैं कि नहीं, मेरा कोई तजुर्बा नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। कोलीग भी हो सकते नहीं, मैं कहने वाली थी, मैं कहा यार मेरा कोई तजुर्बा ही नहीं है, मैं क्यों कहूँ। कोई भी हो सकता है, ठीक है। और अच्छा, मैं कोलीग पे वापस आऊंगी अभी आपके पास, ये लफ्ज संभाल के रखना। तो कोई भी हो सकता है आपके आसपास जो आपके साथ इस कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करे, और आपको 2-3 दफ़ा में उससे बात करके पता चल जाता है कि ये मेरी एंग्जाइटी को बढ़ाता है या इससे बात करने के बाद एंग्जाइटी रिलीज होती है, स्ट्रेस रिलीज होता है और मैं काम करने के काबिल हो जाता हूँ। तो ये आपने जज करना है, ये पहला लेवल है। अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस यकीनन आप लोगों को भी हुआ होगा कि बाज़ दफ़ा हम स्ट्रेस में होते हैं, हम किसी दोस्त के पास जाते हैं और हम अपना वो बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और ऐन मुमकिन है कि उसने आगे से कुछ भी ना कहा, उसने सिर्फ आपकी बात सुनी है और 1-1.5 घंटे के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स और आपको समझ आ गया कि आपने क्या करना है और कहते यार थैंक यू वेरी मच। मैं लिटरली बड़ा सा कहका लगाया है और हाँ कुछ अच्छा, और ये लिटरली मेरे साथ होता है। मेरी एक दोस्त है समीना, जिनका मैं बारहा जिक्र करती हूँ, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं समीना को कॉल करती हूँ, मैं बक के चली जाती हूँ, वो आगे से कुछ भी नहीं बोलती और आराम से अपना काम करती रहती है। मुझे उसकी टाइपिंग की आवाज़ भी आ रही होती है कि कम वक्त अपना काम कर रही है, राइट। और एट द एंड मैं कहती हूँ अच्छा फ़ोन बंद कर, मुझे काम करने दे। वो कहती है अच्छा कर ले बंद, और उसके बाद मैं काम करना। सो दैट्स ट्रू। हुआ क्या, जो थ्योरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, यू स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग योर फीलिंग्स। आपने बयान करना शुरू किया और आपने बयान करते 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 अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करना शुरू कर दिया, एंड इट हेल्प्स, ठीक है। अच्छा, तो हम वापस आते हैं आपके कुलीग पे। कुलीग इज अ डेंजरस फिनोमेना। yes, very dangerous. ठीक, एनी आइडिया मैं ये क्यों कह रही हूँ? वर्क स्ट्रेस है और आप कुलीग से बात कर रहे हैं। मैम इसलिए कि आपके इंटरेस्ट सेम होते हैं। अच्छा, कंपटीशन हो सकता है। सेम होते हैं। अच्छा ठीक है, और कुछ और? प्रोफेशनल जेलसी। अच्छा, जेलसी हो सकती है, और अच्छा ये वो हो सकता है, एक और स्ट्रेसर ऐड कर दे, ठीक है। वर्क एनवायरनमेंट, हाँ, पावर डायनामिक, पावर डायनेमिक्स हो सकता है, बिल्कुल वर्क एनवायरनमेंट की पॉलिटिक्स, वर्क एनवायरनमेंट की पॉलिटिक्स अफेक्ट कर सकती अच्छा, है। ये सारी बातों को मैं एग्री कर रही हूँ, और उसके बाद मैं एक सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि मैं बारिश में एक ऐसे बंदे से पूछ रही हूँ जो खुद बारिश में खड़ा हुआ है, ठीक है।
तो जो स्ट्रेसर्स मुझ पे बरस रहे हैं वही स्ट्रेसर्स उस पे भी बरस रहे हैं। तो वो बजाय स्ट्रेस रिलीज होने के बहुत मुमकिनात होते हैं कि वो डबल हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर वर्क स्ट्रेस है तो दोस्त से बात करें, घर में किसी से बात करें। घर का स्ट्रेस है तो दोस्त से बात करें, किसी एक्सटर्नल से बात करें। जहां से स्ट्रेस के सोर्सेज आ रहे हैं वहीं से एक और बंदा ना तलाश करें। वो भी हो सकता है वही वाले एलिमेंट्स आपके साथ कैरी करके चल रहा हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे कोविड है, मैं एक और कोविड के पेशेंट के साथ कह रहा हूं कि तुम मुझे अपना सैंपल दे दो, मैं भी दे दो, तुम भी दे दो, आज हम मिलकर दोनों डबल करते हैं इसको। नहीं, ये नहीं करना। आपने तो किसी हेल्दी बॉडी से मिलना है ना जाके, यार मैं इससे बात करूं, इस वक्त ये बड़े अच्छे मूड में होगा और इसको कख पता नहीं कि हमारे दफ्तर में क्या होता है, इसको नहीं पता वहां किस किस्म के क्लैशेस हैं। मेरी रीजन एक्चुअली यही है। हाँ, ठीक है कि उसको भी पता है कि दफ्तर में क्या होता है। हाँ, मोस्टली लोग ये उसके करते पास हैं। यानी स्ट्रेटजी हो कि उसको वो कैसे हैंडल कर रहा है। ठीक है। सो मेरा ख्याल है हम इसको कोई एक स्वीपिंग हाँ ठीक है, स्टेटमेंट नहीं ना दें। देते, मोस्टली लोग यही करते हैं। मुझसे अगर मेरी पर्सनल राय पूछें तो मैं हमेशा मना करती हूँ। मैं कहती हूँ यार दफ्तर से बाहर, काम से बाहर कोई दोस्त ढूंढो अगर स्ट्रेस रिलीज करना है। अगर काम डिस्कस करना है, अब ये दो बातें अलग कर लें, ठीक है। मुझसे काम समझ में नहीं आ रहा या मुझे काम की कोई डिटेल समझ नहीं आ रही तो मैं कोलीग से बात करूंगी कि तुमने ऐसा कोई काम कर रखा है, तुम मुझे समझा दो। लेकिन अगर मैंने स्ट्रेस रिलीज करना है, ठीक है, तो फिर मैं जिस एनवायरनमेंट का स्ट्रेसर है उस एनवायरनमेंट से बाहर कोई शख्स ढूंढूंगी जो मेरा क्रिटिकल फ्रेंड हो, जो मेरी बकबक सुने। और बिल्कुल आपने जैसे कहा, हो सकता है वो सिर्फ कहका लगाए और हो सकता है वो आगे से मेरा मजाक भी उड़ाए, ठीक है, लेकिन मैं कंट्रोल करना शुरू कर दूंगी और मैं रिलैक्स होना शुरू हो जाऊंगी। एक तो ये है। अच्छा, बाय द वे मेरा सवाल और था, शायद से। मैं उसे हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अगरचे ये सारी गुफ्तगू भी बहुत अच्छी और यूजफुल थी। मेरे जहन में एक्चुअली ये था जैसे लोग योगा सेशंस करते हैं। हाँ जी, इस हाँ, तरह की सॉरी, चीजें, हम वहां तक पहुंचे, बिल्कुल ठीक और है, बिल्कुल ठीक। उन यहाँ तक हम पहुंचे कि हमारे अपने सर्कल में कोई शख्स हो। बिल्कुल, थैंक यू, आपने सवाल आगे का किया था। उसके बाद हम सेकंड लेवल पे ये कहते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी आपके पास आसपास हो रही है जिसके बारे में यू नो कि मैं ये करके रिलैक्स हो जाऊंगा, ठीक है, और वो नॉट नेसेसरीली कोई थेरेप्यूटिक चीज़ हो। बहुत मुमकिन है कि आपको म्यूज़िक पसंद है, तो मैंने जो आपसे कहा था कि जो ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं वो मैंने अपने पीएचडी के दौरान सर्च की। वो मैं क्या करती थी, मैं फौरी तौर पर ढूंढती थी कि यार इस वीकेंड पे कहीं कोई म्यूज़िक इवेंट हो रहा है, तो आई विल गो टू अ म्यूज़िक इवेंट टू फॉरगेट ऑल दिस बर्डन ऑन माई हेड, ओके। हो सकता है आपको आर्ट्स एक्टिविटीज़ पसंद हो सकता है आपको ड्राइविंग में मज़ा आता हो सकता है तो आप ऐसी किसी एक्टिविटी, हाँ, किसी एक्टिविटी में, ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप उस माहौल से बिल्कुल अलग निकल जाएं, होके, काइंड ऑफ कट ऑफ हो जाए, हाँ जी, उससे बिल्कुल बाहर निकल जाए। बिल्कुल। एक गलती जो लोग करते हैं, और फिर आखिर में हम पहुंच जाएंगे काउंसलर्स के पास, अभी नहीं हम जा रहे हैं, अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप पहले लेवल पे हमने कहा कोई इंडिविजुअल, कोई लोग, एक भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं, आपका जहाँ आप स्ट्रेस आपको लगे कि नीचे आएगा। दूसरे लेवल पे हमने कहा एनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, बैठ के कहीं म्यूजिक सुना जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तीसरे लेवल पे मैं पता नहीं क्या कहने वाली थी। हाँ, जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं स्ट्रेस ईटिंग, स्ट्रेसफुल ईटिंग। स्ट्रेसफुल ईटिंग टेम्परेरीली आपको लगता है कि आपको रिलैक्स कर रही है, और ये हरकत मैं भी करती हूँ, और फिर मैं अपने आप को बताती हूँ कि ये गलती थी। मेरी एक हैबिट है कि मैं स्ट्रेस में या किसी भी ऐसी फीलिंग में मैं आइसक्रीम खाती हूँ, एंड फॉर अ वाइल मुझे लगता है कि मैं बड़ी रिलैक्स हुई हूँ। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये वाली रिलैक्सेशन 1 या 2 घंटे से ज़्यादा लंबी नहीं होती, ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है और फिर दिल करता है जब कुछ और खा लेते हैं। तो इसलिए जो स्ट्रेसफुल ईटिंग की हैबिट डेवलप कर लेते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाते हैं, फिर वो एक चीज़ खाते हैं उससे उनको लगता है कम हुआ,
फिर दूसरी चीज़ खाते हैं, फिर तीसरी, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईटिंग हैबिट बना लेते हैं। एक एलिमेंट अभी भी मैं काउंसलिंग से पहले की एक स्ट्रेटजी बता रही हूँ, विच वी कॉल क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज अ मैजिक। हम कहते हैं आपने दोस्त से बात कर ली, आपने ड्राइव कर लिया, आपने वॉक कर ली, आपने कोई म्यूजिक सुन लिया, अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, नॉट रिलैक्स्ड इनफ, क्रिएट समथिंग, थिंक अबाउट इट, व्हाट कैन यू क्रिएट नदीम, बना क्या सकते हो? तो मैं बाद में हाँ मैं सुबह माइक ईटिंग हैबिट की बात की। हाँ जी जी, तो इसमें ये भी होता है कि बाज लोग खाना छोड़ देते हैं। नहीं, खाने को साइड कर देते हैं, सिर्फ खाने से कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, लाइक वॉक पे निकल जाएं, एक्सरसाइज कर लें, हाँ, हाइकिंग कर लें, हाँ, स्विमिंग कर लें। हाँ वो तो ठीक है, वो तो हमने कहा कि ये तो हेल्दी एक्टिविटी। अब आप हेल्दी एक्टिविटी कर लें, आप जिम कर लें, ठीक है, तो ये तो प्रूवन है साइंटिफिकली भी ना कि जो आपके हार्मोन्स आने शुरू होंगे इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी के बाद, वो डेफिनेटली स्ट्रेस के हार्मोन्स को काउंटर करते हैं और स्ट्रेस नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये तो प्रूवन है डेफिनेटली। और जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है तो उसमें कोई पेंटिंग की जा सकती पेंटिंग, है, आप क्या बनाते हो? मैंने ये पूछा था, आप क्या बना सकते हो? लाइक ड्राइंग्स, आप ड्राइंग्स बना सकते हैं। सर आप कुछ बना सकते हैं? मैं थोड़ा सा जो पहला पॉइंट था जी, आपका, जी। उस पे ऐड करना चाह रहा था, जो आप दोस्तों से हेल्प में उसको जी। कह सकते हैं लर्न टू सीक हेल्प। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। जैसे आपने कहा ना, learn to अच्छा say हाँ, no। ये आपने बड़ी प्यारी बात की। मैंने शायद दुनिया से बहुत कुछ सीखा हो, लेकिन मैंने समीना से बहुत ज़्यादा सीखा। मुझे इतना मज़ा आता था कि वो बंदी, मैं हंसती होती थी, मैं कहती थी ये ना सुजुकी वालों की तरह आवाज़ लगानी शुरू कर देती है कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। लिटरली PhD के दौरान भी ना, वो जहाँ फंसती थी वो मुझे भी फ़ोन कर देगी, वो किसी और। तो मैं सोचती थी कि ये कितनी ब्रिलियंट है और ये कितने मज़े से हेल्प मांगती है। हम कितनी देर तक तो अपनी अनामे से ही निकल नहीं पाते कि यार मैं किसी से हेल्प मांगूंगा, नहीं 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 नहीं, या मैं किसी के सामने अपनी कमज़ोरी खोल के रख दूं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लर्न टू सीक हेल्प। उसमें सबसे पहले स्टेप पे हम कहते हैं सरेंडर, सरेंडर योरसेल्फ। यार मेरे साथ ये हो गया है और इस वक्त मैं ये फील कर रहा हूँ। ये कितना अच्छा दोस्त है मेरे पास, जिसको मैं जैसे ही कहती हूँ कि यार कल शाम बहुत बुरी थी, तो कहता है कल शाम को क्या हुआ था। अब वो इतना अच्छा सवाल है कि कल शाम को क्या हुआ था। इट हेल्प्स मी टू सरेंडर। तो मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, एक ये हुआ था, 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 ठीक है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, यू लर्न टू सीक हेल्प एंड फील ओके अबाउट इट, कि यार मेरे साथ ये हो रहा है और इस वक्त मुझे किसी को बताना है और किसी ना किसी ने तो मुझे मदद करनी है। मैं कई दफ़ा कहती हूँ यार सर पे चोट लगती है तो किसी को बुलाते हो ना कि भाई इस वक्त मैं ड्राइव नहीं कर सकता, सर फटा हुआ है, आ जाओ मुझे कहीं ले जाओ, ठीक है। इसी तरह जब स्ट्रेस में जाते हो या एंग्जाइटी में जाते हो तो पुकार के बुलाया करो कि सर फटा हुआ है, इस वक्त कहीं आके ले जाओ, लिटरली लाइक दैट। थैंक यू सर। क्या बना सकते हैं आप? बनाने का तो नहीं, मुझे बाजू का जो इशू होता है कि किताब में पढ़ रहा हूँ और मैं YouTube पे देखना चाह रहा हूँ कि साउथ कोरिया ने डेवलपमेंट कैसे की, ठीक है, और टीवी पे भी एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लगा हुआ है, ठीक है, politics, हाँ, very ठीक है। interesting। तो इस तरह से 2-3 चीजें होती हैं, उसमें समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। ओके, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि अब क्या किया जाए। एक तो टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान की है। मैं तो फौरी तौर पे ये सोचती हूँ कि कौन सी चीज़ इस मोमेंट में है और बाद में नहीं होनी, तो उसको पहले कर लिया जाए, ठीक है। टीवी का प्रोग्राम इस वक्त है, ये रिपीट होता है रात को कोई 12:30 बजे, तो मैं तो सो जाती हूँ, तो टीवी के प्रोग्राम को इस वक्त प्रायोरिटाइज कर लिया जाए। किताब तो मेरे सराहने पड़ी होगी, मैं कभी भी देख लूँगी, ठीक है। और यूट्यूब चैनल तो कहीं नहीं जा रहे, तो उसको भी। तो मैं तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये यूज़ करती हूँ कि इन 3-4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जो इस मोमेंट में है, तो उसको कैप्चर कर लिया जाए, ठीक है। नदीम तो बाद में भी मिल लेगा मुझसे, और ये बेचारा जब कहता है मिल लेते हैं, मैं कहती हूँ बाद में मिलेंगे, तो हमेशा ही मैं ये किए जा रही हूँ, विच इज़ आई एम वेरी सॉरी अबाउट। लेकिन हाँ, ये प्रायोरिटी सेटिंग हमें सीखनी होती है कि वाकई बाज़ दफ़ा 2-3 चीज़ें पैरेलल चल रही हैं,
तो हम क्या करें इस वक्त में। आमिर ने किताब लिखी और उसने किताब की पहली कॉपी लाके मुझे प्रेजेंट की, और आमिर की यहाँ बुक टॉक थी, ठीक है। और उसके बाद वो शख्स जिसने किताब लिखी, पहली कॉपी लाके आपको प्रेजेंट की, उसकी बुक टॉक है, और मैं एक कमिटमेंट कर चुकी हूँ एक रिकॉर्डिंग की, राइट। तो अब मुझे प्रायोरिटाइज करना है। तो फौरी तौर पे मैंने ये देखा कि अच्छा, आमिर की टॉक ब्लैक होल के पेज पे रहेगी, लेकिन ये जो शख्स जिसको आज बुलाया हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, ये फिर शायद महीने बाद डेट देगा। तो उस वक्त में फैसला करना है कि इस वक्त किस चीज़ को कर लिया जाए जो बाद में अवेलेबल नहीं होगी। और बाज़ दफ़ा दोनों चीज़ें बाद में अवेलेबल नहीं होनी, ठीक है। देन यू फ्लिप द कॉइन अच्छा यार, हेड या टेल। फिर आप कई दफ़ा ऐसे भी चूज़ करते हैं कि हैं तो दोनों बड़ी वैल्यूएबल, लेकिन दोनों ही बाद में अवेलेबल नहीं होनी, तो फिर दोनों में से एक चूज़ कर लेते। आप कुछ बनाती हैं जी, बनाती हैं, लफ्ज़ बनाती है, बेवकूफ के अलावा क्रिएटिविटी। हाँ, यहाँ मैं एक चीज जैसे सर ने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए कि हम कैसे सरेंडर करें। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी कि हम सब लोग जहाँ जो बैठे हुए हैं, हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ ठीक है, पे भी हों। ठीक है। तो अगर हम अपने आसपास ये एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जो भी सरेंडर करना चाहे उससे ये सोचना ही ना पड़े कि मैं इतना बहादुर हूँ कि मैं सरेंडर कर सकूं, ठीक है, तो ज्यादा आसानी हो जाएगी ठीक है। उन लोगों के लिए जो शाय फील करते हैं ठीक या है। जो प्रॉब्लम में होते हैं, और मोस्टली होते हैं, बहुत कम हाँ, इतने हाँ, brave लोग होते हाँ, हैं फौरन हाँ, सरेंडर करें, हाँ, फौरन हाँ, भाग के चले हाँ, जाएं। हाँ, जैसे अगर मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, मेरे पास एक क्लास है, मैं वहाँ ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूँ कि जी ठीक है, आप में से जिसको जहाँ भी मुश्किल हो रही है, चाहे छोटी हाँ, सी ठीक हाइट है, पे हो रही है, यू ठीक कैन है। आस्क, अच्छा, और ब्रेवली आप आ सकते ठीक है। मैं इसको ऐसे लेती हूँ। हाँ, ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं वैसे क्या था, आपने जो लास्ट पॉइंट बताया उसमें एक है कि प्रायोरिटाइज कर लेना, हाँ। एक जगह पहुंचना है। पहुंचो, नहीं, ये बात नहीं है। जरूर ठीक है? Thank you. जरूर, थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ इस पॉइंट पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, और बताना है बनाती क्या हो। अच्छा, हैं। कुकिंग, थैंक यू, मैं सुनना चाहती थी। अच्छा, क्योंकि मैं खाना खाने आना है इनके घर पे। जरूर जरूर, most नहीं, मैं बताती हूँ क्यों। जो बात आपने की, व्हेन वी से कि आप कर लें ये, ठीक है। मैंने बहुत अरसे से ये कहना शुरू किया है, मैं ये करती हूँ, राइट। अब अगर इस कमरे में कोई और ये कर पाए तो वो कर ले। मैं ये करती हूँ कि मेरे दरवाजे पे कोई होल्डर नहीं है कि दरवाज़ा बंद हो जाया करे खुद ही से। मैंने कोई पीए नहीं बिठाया हुआ कि पहले इसके पास जाओ और फिर मेरे पास आओ। मैंने अपने ऑफिस का टेबल दीवार की तरफ लगाया हुआ है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान मेज़ हाइल नहीं है, राइट। ये बिल्कुल वही बात है जो ये कह रही हैं, मेक योर सेल्फ एक्सेसिबल। तो मैंने अपने आप को एक्सेसिबल रखा हुआ है। लोग इस चीज़ पे बुरा मानते होंगे, मैं इस चीज़ को बड़ा मज़े का एक एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मेरे ऑफिस के करीब 3 लेडीज़ वॉशरूम है। तो मेरी फैकल्टी की लड़कियाँ जब भी वहाँ जाती हैं, और मैं देख रही हूँ तकरीबन सब ये हरकत कर चुकी हैं कि उस दिन उनको जो चीज़ स्ट्रेस दे रही होती है, वो मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं, कहती हैं डॉक्टर अफशान आपसे एक बात करनी थी। कहती हैं आ जाओ, बैठ जाओ और बात कर लो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वॉशरूम वहाँ होने की वजह से ये दिन में एक दफ़ा ज़रूर इस तरफ आती हैं, एंड देन दे नो कि अफशान सुन लेगी, अफशान कुछ नहीं भी करेगी तो सुन लेगी। तो यस, आई एग्री, मैं एग्जैक्टली यही कर रही हूँ कि मैं वो शख्स बन जाऊँ जिससे लोग बात करने में आसानी समझें। मैं अपनी फैमिली में वो शख्स बन जाऊँ, मैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में वो शख्स बन जाऊँ जिससे लोग बात करने में आसानी समझें और सरेंडर करना आसान समझें। आप कुछ बनाते हैं? अच्छा, एक हम मिनट creativity मुझे पे वापस देंगे? आएंगे। हाँ, बेसिकली वो हाँ, मेरे सर। जहन में बात इनकी बात से आई जी। थी और वो आगे फिर मुझे लगता है कि दूर चल निकल रही है, जाएगी। हाँ। एक और चीज़ जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है वो लेट गो ऑफ, कि हाँ। हम सब कुछ नहीं कर सकते, यस, ठीक है। Yes. और मुझे ज़ाती ज़िंदगी में इसका बहुत फ़ायदा हुआ कि जब मैं बहुत सी चीज़ों में फंसा हुआ था और स्ट्रेस था, तो एक पॉइंट पे 4-5-6 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि थिएटर इज़ माई कप ऑफ टी। हाँ, ठीक है, मैंने बाकी चीज़ें बाकी छोड़ दी। चीज़ें छोड़।
उसके बाद से मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है, और उसके बाद से थिएटर में मुझे सक्सेसेस भी बहुत मिली, बहुत सारा काम आया, चीज़ें आई। तो वो हाँ, तो ये भी एक है कि जब आपके पास 4-5 चीज़ें हैं करने वाली, तो हम ये सोचें कि अच्छा हमने किस तरफ जाना है, और किन कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है। हम सब कुछ नहीं कर सकते। परसों की बात है, नमल में उन्होंने मुझे कहा कि आप कह रही हैं आइडियाज लोगों को दे दिया करो। तो यार ये कॉपीराइट का जमाना है अफशा, तुम कह रही हो सबके साथ बैठ के। वो उस वक्त हम ना रिसर्च पे बात कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि आपको पता है कि ये जो आइडियाज़ हम होल्ड करके रखते हैं ये स्ट्रेसर्स हैं, क्योंकि मेरे पास दिन में 24 घंटे से ज़्यादा तो है नहीं। मैं एक वक्त में एक आइडिया पे काम कर लूँगी, 2 पे कर लूँगी, 3 पे कर लूँगी, और वो जो 7 मेरे डब्बे में बंद है ना, जिनको मैंने होल्ड बैक किया हुआ कि मैंने किसी को बताने नहीं, इस पर रिसर्च मैंने ही करनी है, किसी और को नहीं पता, वो स्ट्रेसर्स हैं। वो मेरी रातों की नींदें खराब कर रहे हैं कि अफशा ये वाले 3 आइडिया जल्दी ख़त्म कर, फिर वो 7 भी करने हैं। और जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी तो आज ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि उन आइडियाज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इन्होंने जो बात की ना, लेट गो, तो मैंने एक रिसर्च कैफ़े बनाया कि हम रिसर्च कैफ़े में बैठेंगे एंड वी विल गिव आइडियाज़। लोग आए अपने आइडियाज़ शेयर करें और हम अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, और जाके कोई भी उस पर काम शुरू कर दे। मैं कहा बच्चा जो रिसर्च मैं कर रही हूँ ना वो मैं ही कर रही हूँ, उसके रिजल्ट्स मैं नहीं देने हैं, लेकिन ये जो 3 आइडिया 4 आइडिया मेरे पास और हैं ये स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार पर्सन A B C सुन के गया था, इसने इस पर प्रपोजल भी लिख लिया, काम भी शुरू कर लिया, तो मैं कहूँगी शुक्र है अल्लाह का, किसी ने तो काम शुरू कर लिया। मैं उसको होल्ड बैक किए रखती 3 साल तक कि नहीं ये वाली रिसर्च खत्म होगी फिर ये करूँगी, तो वो एक्चुअली स्ट्रेसर है। और वही वाली बात है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, आप उतना ही कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें लोगों को करने के लिए दे दें कि ये लो यार तुम कर लो। जी सर। मैं नॉर्मली आई डोंट नो इट्स क्रिएटिव और नॉट, मैं नॉर्मली पैटर्न्स में कलरिंग करता हूँ। बुक्स भी मिल जाती हैं, सो इट्स लाइक यू नो जस्ट कलरिंग। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन बिल्कुल है कि इट रिलीजेस योर स्ट्रेस। मैं 2-3 बातें और अगर श्योर। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी चीजें आपने बताई, उसके साथ जस्ट बिल्कुल ठीक है। एट द मोमेंट जस्ट डिस्कनेक्शन मैटर्स। अच्छा ठीक है। एट द मोमेंट एक तो ये ना कि आपने मॉम के पास चले गए, दोस्त के पास चले गए, लंबा काम है, जिम चले गए, लंबा काम है। एट द मोमेंट मैं ऑफिस में हूँ और स्ट्रेस है, काम है, just for 5-10 minutes just shut down yourself, go out for a walk। हाँ बिल्कुल ठीक है। and जो खाना तो शायद इतना वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, लेकिन वाटर, पानी इतनी अमेजिंग चीज है, कमाल चीज है, जिसका हमें शायद कमाल I don't know, हाँ जी मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया। पानी so just have a normal, not the cold one, ना बिल्कुल नहीं, have a glass of water or you'll feel amazing maybe short term, may not be the long term, नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन at the moment आपको बिल्कुल सही बात, वो बहुत सारी चीजें। बिल्कुल सही बात। आखिरी चीज, आजकल के ज़माने में, इस टेक्नोलॉजिकल एरा में, और स्पेशली यूथ जो है, हम ना मल्टीटास्किंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी। एवरीवन थिंक्स कि जी बस मैं 10 काम इकट्ठे कर सकता हूँ, और एक्चुअली तो कंप्यूटर भी 10 काम इकट्ठे नहीं कर रहा होता। आई डोंट नो द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हियर, बट एक्चुअली आपको क्लॉक टाइम एलोकेट हो रहा होता है 1 by 1। वो इतना फ्रीक्वेंटली एलोकेट होता है कि आपको लगता है कि पावर पॉइंट भी खुला है, क्रोम भी खुला है, यूट्यूब भी चल रही है। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक यू नो कंटिन्यूस नहीं होता। तो एक टर्म हम यूज करते हैं, देयर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ऑफ बर्कले यूनिवर्सिटी, they came up with जिसको कहते हैं फ्लो का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। दैट इज मोर ऑफ अ सिंगल टास्किंग, कि एट अ मोमेंट आप 6 काम करने की बजाय एक काम करें और उसमें इतने इमर्स हो जाएं, उसमें क्रिएटिविटी भी आती है फिर कि आपको साथ कुलीग खड़ा है, आपका खाना पड़ा हुआ है, 4:30 हो गए हैं, ठीक है, कोई पीछे खड़ा है, आवाजें आ रही हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, यू आर जस्ट इमर्स्ड इन डूइंग दैट वर्क, तो वो भी आपको एक थोड़ा सा हेल्प आउट करता है। परफेक्ट, थैंक यू। कुछ बनाते हो? डू यू क्रिएट एनीथिंग? Nothing particular. ठीक है, पीछे कोई बताना चाहे? डू यू मेक और क्रिएट एनीथिंग? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है,
usually मतलब for example in stress time I usually talk about parents immediately. अच्छा ठीक है. Like if I'm in stress, I like call my father, I call my mother, I just narrate the whole story, I just narrate the whole circumstances to them. Perfect. And they like, it's okay. This is also creativity to हाँ create a हाँ story. हाँ ठीक है. हाँ So I like immediately call my parents. ठीक है. So I narrate them the whole situation. So ठीक है. they made me like कि जी कुछ नहीं होता, it's ठीक है, okay, ठीक है. it's temporary. अच्छा, आप दो आज से मतलब दे अच्छा once my father like told me कि जी if you are in stress just think about कि जी आज से 2 महीने बाद या महीने बाद इस स्ट्रेस की क्या वैल्यू होगी तुम्हारी जिंदगी में. सो आई ठीक है. इट्स लाइक मेड मी ब्लो अप क्या यार. अच्छा ठीक है. तो ये मेरा बेसिकली इन स्ट्रेस आई डू यूजुअली कॉल माय पेरेंट्स. वेरी गुड. अच्छा इससे पहले कि मैं भूलती जाऊँ आगे हम आपसे आगे चलते हैं. नदीम ने मेरा ख्याल कहा था कि स्केचिंग ये कुछ करते हैं, है ना? आपने कहा आप कुकिंग करती हैं, आपने कहा मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. और ठीक है. द पॉइंट इज आपने कहा कि मैं कॉल करके आई नरेट द स्टोरी. ठीक है. दैट ऑल्सो इज क्रिएटिविटी. लेकिन जिस क्रिएटिविटी की मैं बात कर रही हूँ वो एक्चुअली ये है, कभी करके देखिएगा, आप माचिस की डब्बियों का वो बनाना शुरू कर दें, मीनार बनाना शुरू कर दें, ठीक है, या कासल बनाना शुरू कर दें, कुछ बनाना शुरू कर दें. एनीथिंग, स्टार्ट मेकिंग समथिंग. जिस वक्त आप ब्लॉक्स के साथ खेलना शुरू कर दें, उसके साथ कुछ, ये जो क्रिएटिविटी वाला एंजाइम है ना, इससे ज़्यादा रिलैक्सिंग कुछ नहीं है. वाई? Because it gives you a sense of achievement. कुकिंग में जब हम नमक चख के लगाते हैं ना, हम कहते हैं यार बेहतरीन हो गया. ब्रेन को क्या मैसेज मिला है? You did something कमाल. सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. हाँ, ये मैसेज चाहिए उस वक्त ब्रेन को. इसलिए हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज द बेस्ट स्ट्रेटजी. मैं सॉलिटेयर खेलना शुरू कर देती हूँ, गेम खेलना शुरू कर देते हैं. क्या होना शुरू होता है? अचीवमेंट आनी शुरू हो जाती है. मेरे स्कोर्स बन रहे हैं, ब्रेन को मैसेज जा रहा है आई एम अचीविंग समथिंग. क्यों? क्योंकि ब्रेन जा रहा था एंजाइटी में. वो मैसेज दे रहा था मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. आपने उसको एक और काम में डाल के बताया है कि ये हो रहा है. So you can do this, you can do this and you can do this. और by the time आप उस स्कोर को इंक्रीज कर रहे हैं और आप आगे बढ़े हैं, या आप कुछ बना रहे हैं, या आप कलरिंग कर रहे हैं. कलरिंग इतनी अमेजिंग स्ट्रेटजी है. यू कीप लुकिंग एट देम एंड यू कीप फीलिंग हैप्पी. यार ये कॉम्बिनेशन कितना मजे का बन गया है, और ये शेड मैंने कितना अच्छा दे दिया है. और जब लाइन से बाहर निकल गया तो मैं क्या करती हूँ, अब वो क्रिएटिविटी का मोड आ गया ना. अच्छा ये लाइन से बाहर निकल गया तो लाइन के बाहर भी कुछ बना लेते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर. तो आपने अपनी गलती को खूबसूरती से कवर कर लिया है. ठीक है. तो ये हाँ, तो ब्रेन को पता चल रहा है कि यार तुम तो कमाल कर रही हो. एंड एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी आप कहते हैं अच्छा ये कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ, चलो इसको भी खोल के करना शुरू कर लेते हैं. अच्छा, वक्त भी हमारे पास खत्म हो रहा है. हाँ बस मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ हो गए हैं. कोई अगर सवाल होंगे इस आप वक्त दोनों में से किसी की कोई कमेंट है या डू समथिंग. जी क्वेश्चन आंसर वो खत्म हो गया. नहीं आप बोल सकते हैं, अभी बोल सकते कह रहा हूँ कि चूंकि इतना इंटरेक्टिव रहा है तो शायद क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन ये मेरी अजम्पशन है. आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं. क्वेश्चन उससे से है नहीं मेरा कोई जो है ना. इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, आप क्या करते हैं वैसे स्ट्रेस में जाए तो? स्ट्रेस में जाते हो वैसे? बहुत कम. मैं मुझे तुम्हें देख के लग रहा है तुम नहीं जाते हो, इसलिए मैंने कहा जाते हो. पहले तो आई एम वेरी गुड एट प्लानिंग और स्ट्रेटजाइजिंग उस तरह से ना. तो मैंने 3-4 दिन पहले से प्लान करके रखा होता है और उसके अंदर वो कंटिजेंसीज बनाई होती है. अच्छा ये ना हो तो ये हो जाएगा, ये ना हो तो ये हो जाएगा, ये भी ना हो तो मुझे मारने में कुछ नहीं होता. गुड. तो जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब मुझे छिपकलियाँ बहुत बुरी लगती हैं ना. अच्छा ओके. तो वैसे बेचारा जानवर है, उसका जरिए नेचर में उसका जो है पर्पस है, एक उसने कीड़े मकोड़े खाने. लेकिन नहीं अच्छी लगती. ठीक है. क्रीपी सी उस तरह चलती रहती है. तो यूजुअली मैंने ना एक एयर पिस्टल रखी होती है, ऊपर लेजर लगाई होती है, तो दूर से बस बैठ के ठाक मारती ना. लेकिन वो मेरी खराब हो गई थी लेजर जो है, वो पिस्टल जो है ना.
तो अब मैं करता हूँ एनिमल रेस्क्यू का काम ना थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक। तो मेरे घर में आमतौर पे 3-4 बिल्लियाँ, एक आधा कुत्ता पड़ा होता है, बिल्ला जो है ना Nice, बाहर गैरेज में nice. पड़े होते हैं। तो अब 3-4 दिन पहले ना किचन में छिपकली आ गई रात को ना, और मैं 3 बजे आया हूँ, थका हारा ना, मैं बस पानी शानी पीते हैं सो जाते हैं ना। किचन में गया हूँ, सामने मुझे हेलो कर रही है आगे से ना। तो मैंने कहा ये तो काम खराब है। फिर मैंने कहा अभी ज़ाहिर बात इतना थका हूँ, क्या स्ट्रेस लूँ मैं ना। तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा भगाने की कोशिश की, वो और ऊपर चली गई ना। तो मैंने नीचे से सारा काउंटर खाली किया, बर्तन शर्तन उसमें अलमारी में रख दी अंदर। और बाहर हमारा बिल्ला है 6 महीने का मेरे ख्याल है, उसका मिस्टर बिस्कुट्स नाम है उसका बेचारे का ना। तो उसको मैंने उठाया, मैं अंदर छोड़ा, मैं कहा जा भाई अपना काम कर। दरवाज़ा खोल दिया किचन का, बाहर बैठ के मैं जो है ना मोबाइल पे गेम खेलने लग गया। 15 मिनट बाद वो आया भटकता हुआ ना, मुंह में छिपकली मरी हुई साइड में बैठ के खा गया जो है ना। तो मैं यूजुअली इस तरह करता हूँ, और फौरन हल निकाल लेता हूँ। Only stressor he has in life is छिपकली। छिपकली। अच्छा वैसे मैं ना स्ट्रेसर है नहीं वो, बस आती है तो बस। आप मुझे आज कॉपीराइट दे दें, क्योंकि मैंने इस स्टोरी को ना वो क्रिटिकल फ्रेंड और छिपकली एज अ स्ट्रेसर मैंने बड़ा इस्तेमाल करना है। एक बिल्ला होना चाहिए आपकी जिंदगी में जो छिपकली को खा जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। एनीथिंग कुछ यू नहीं वांट टू कहना ऐड? चाहते? मदिया को दे दें। मदिया को दे दें जी। मदिया के पास सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक शुरू में बिल्कुल छोटी सी बात हुई थी कि हम अक्सर स्ट्रेस रिलीज़ नहीं कर पाते। जैसे कोई भी हमने बहुत लोग जैसा शेयर कर रहे हैं तो वो हम किसी से बात नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड दैट इट्स अनहेल्दी, बट हाउ डज वन कोप विद दैट? बिल्कुल ठीक है। मेरे पर ये वक्त गुजरा है, हालांकि मैं कासिम अली शाह नहीं हूँ, मेरे साथ हर चीज़ नहीं होती, लेकिन ये हुई है वाकई। ठीक है। अच्छा, मेरे पे ये वक्त गुजरा है, तो मैं नहीं कह पाती थी। तभी मैंने कहा कि मुझे समीना से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार ये कितने मज़े से कह देती है, मुझसे नहीं हो रहा। तो मैंने अपने आप को बढ़ाई, कोई वो रखा हुआ था कि नहीं यार मैं कैसे कह सकती हूँ लोगों को। उस फेज़ में, अब मैं उस फेज़ से निकल चुकी हूँ, शुक्र है। उस फेज़ में आई यूज़ टू टॉक टू माई सेल्फ, ठीक है, और मैं बाकायदा अपने साथ मुकम्मल कॉन्वर्सेशन करती थी। और फिर मैंने एक और चीज़ की, अभी उन्होंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को कॉल कर लेता हूँ, राइट। मेरा एक भाई जो इंग्लैंड होता है और मेरी मदर, ये 2 लोग ऐसे थे मेरी ज़िंदगी में। भाई को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, वालदा अब नहीं रही। ये 2 ऐसे लोग थे जिनसे मैं कभी भी बात कर लेती थी। लेकिन जब वो पास नहीं थे और मैं यूएस में थी, मैं अकेली थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। क्या, और मैं बाकायदा उसी तरह नोट्स लिखना शुरू कर दिए मैंने कि यार ये नहीं हो रहा, ये यूं नहीं हो रहा, और ये ऐसे हो रहा है, और ये हो रहा है। और उस राइटिंग ने भी मुझे एक्सप्रेस करने में हेल्प किया। पॉइंट वॉज टू पुट द फीलिंग्स इनटू वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स हेल्प यू मैनिपुलेट। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर मैं शायर नहीं हूं, लेकिन मैं टूटे फूटे शेर लिख डालती थी। अब 2 काम हुए, एक्सप्रेशन भी हो गया, क्रिएटिविटी भी हो गई, ठीक है। इसमें कोई दूसरा शख्स नहीं चाहिए था। करते 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 हाँ, आपके दोस्त बड़े इंटेलिजेंट होते हैं जिनके साथ आपका कुछ अरसा गुजरा हो। आई हैड अ फ्रेंड इन पाकिस्तान जो वो शायरी पढ़ लेती थी ऑनलाइन या कहीं, तो वो मुझे कहती थी कि यू नीड टू टॉक, ठीक है। तो वो मुझे हेल्प करती थी टू सरेंडर, हालांकि मैंने उसको नहीं कहा था। मैं सिर्फ ये कर रही थी कि अच्छा मैं लिख डालती हूँ, मैं ये कर देती हूँ, ये कर देती हूँ। अब मेरी वालदा की डेथ हो चुकी है, वालदैन की डेथ हो चुकी है, भाई दूर है, मैं हर वक्त उसको परेशान नहीं करना चाहती। अभी जैसे वो कह रहे थे ना कि मैं बात करता थोड़ी बहुत, तो अब मैंने क्या किया, अब मैं बाकायदा पूरे पैराग्राफ्स लिखती हूँ कि अच्छा ठीक है मैं किसी से इस वक्त बात नहीं करना चाह रही। और कई दफ़ा ये भी होता है, और कुछ नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, लेकिन रात के 2 बज रहे हैं यार, लोग सो रहे होंगे, मैं किसी को कॉल करके क्या जानूं, तो मैं पूरा पैराग्राफ लिख डालती हूँ, ठीक है। बट दैट हेल्प्स, मुझे तो इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं 2-3 चीज़ें कह के इसको ख़त्म ज़रूर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, क्रिएटिव आर्ट्स आप खुद करें या आप लोगों को सराहने चले जाएं, ठीक है।
खुद नहीं करते, आप खुद कुछ नहीं बनाते, तो लोग जो कुछ क्रिएट करते हैं उसको जाके देखें, अच्छा लोग ये भी करते हैं और अच्छा लोग ये भी करते हैं, दैट गिव्स यू अ वेरी हेल्दी फीलिंग। ट्रैवलिंग मैंने शायद बोला है, ट्रैवलिंग में गो टू प्लेसेस वेयर यू हैव नॉट बीन बिफोर, दैट इज अ बिग हेल्प। हम अक्सर क्या करते हैं, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, मैं बार बार यहाँ चला जाता हूँ, नहीं, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बिल्कुल अननोन जगह पे चले जाएं, नई जगह पे चले जाएं और उसको एक्सपीरियंस करें। यू विल फील लाइक अ यंग चाइल्ड जो दुनिया नई नई देख रहा होता है ना, जब आप बिल्कुल नई जगह पे जाते हैं ना, यू एक्चुअली फील लाइक दैट चाइल्ड कि अच्छा ये दरवाजे इस तरह बनाते हैं, अच्छा हमारे यहाँ लॉक ऐसे होते हैं, इनके यहाँ लॉक ऐसे होते हैं, अच्छा इनके दरवाजे में लॉक है ही नहीं, ठीक है। एंड टॉक टू दोज पीपल और समबडी विद यू और टू योर सेल्फ अबाउट दोज न्यू थिंग्स। न्यू थिंग्स आर कॉइन्स फॉर योर ब्रेन, एनीथिंग न्यू, तो आपका दिमाग खुशी से फूले नहीं समाता कि हाँ मुझे कुछ नया मिला है देखने को, सुनने को, पढ़ने को, कुछ भी करने को। दैट्स ऑल। थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। मुझे जस्ट एक छोटी सी बात जरूर जहन में आ रही है। हमारी जो थिएटर की एक्टिंग की जो क्लास होती है उसमें जो बहुत सारी गेम्स हैं वो बड़े अच्छे स्ट्रेस बस्टर्स हैं, और मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से हमेशा ये फीडबैक आता है कि सर स्ट्रेस बिल्कुल रिलीज हो जाता बिल्कुल है। ऐसे। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि एक दफ़ा और ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि फ्राइडे इवनिंग को एक सेशन रखा जाए जिसमें चाहे आप एक्टिंग नहीं सीखना चाहते, सिर्फ स्ट्रेस रिलीज करने के लिए घंटे भर के लिए इकट्ठे हों और वो गेम्स खेलें और चीजें करें। लेकिन मुझे लगता है वो लोगों को समझ में नहीं आया, वो समझ नहीं आता आइडिया कैसे हो सकती हैं और उनका क्या, मुझे कि मैं क्यों करूं, और इस तरह की चीजें थी। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट मैं दोबारा करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, क्योंकि मेरा सफीर के साथ बहुत सा वक्त गुजरता है तो मैंने बहुत सारा आपको कहा वर्ड्स हेल्प यू मैनिपुलेट, और फिर मैं उसके बाद एक ये भी करती हूँ कि आई टॉक नॉनसेंस एज वेल। वो लफ्ज जिनके कोई मीनिंग नहीं होते, okay? वो मुझे बाद में सफीर ने बताया कि ये अपनी एक्टिंग क्लास में इस तरह की एक एक्टिविटी भी कराते हैं, जिब्रिश कहते हैं ये उसको, मुझे नहीं पता था बचपन से इसको जिब्रिश कहते हैं। हाँ ठीक है। अभी हम बैठे में हैं, चाय पी रहे हैं, तो मैंने देखा कि सफीर के ऊपर का पंखा चल रहा है और मेरे ऊपर का पंखा नहीं चल रहा है, तो अब मैं क्योंकि अपने आप को उस वक्त बिल्कुल उस मोड में ले जाना, जो ठीक है। अब इसको समझ आ गया कि अच्छा क्या कह रही है कि तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है और मेरे ऊपर क्यों नहीं चल रहा, लेकिन इसमें कोई वर्ड नहीं था। मैंने कहा था जो कहता खुद ही होता। हाँ, इसको समझ आ गया था ये ड्रामा करता है, लेकिन द पॉइंट इज कि ये क्या है, ये मेरी क्रिएटिविटी है कि मैं बगैर लफ्जों के क्या अपनी बात समझा पा रही हूँ, और अगर अगले शख्स को उस वक्त समझ आ जाती है तो मैं भूले नहीं समाती कि देखो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें अपने साथ खुद से करते रहो जिसमें आपको सरेंडर भी नहीं करना पड़ेगा, बट यू डू एज वेल। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच अफशान, थैंक यू सो मच। और ब्लैक होल की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आए और इतनी देर बैठे रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।